हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन जो पहला अध्याय पढ़ रहे हैं मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति और विषय क्षेत्र, इनका अपना अध्ययन कर रहे हैं। और आज का अपना टॉपिक जो है वो है मानव भूगोल का विकास। तो हेडिंग डालेंगे मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास। तो जो मानव भूगोल का विकास है, जब से पृथ्वी के ऊपर मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, जब से लेकर मनुष्य अब तक प्रकृति के साथ समायोजन करता हुआ, निरंतर अनुकूलित होता हुआ धीरे धीरे अपना विकास आगे बढ़ता रहा। और इस प्रकार से अपन जो मानव भूगोल का जो विकास है, इसको एक अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे। तो 3 भागों में एक तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इन 3 भागों में बांट कर इसको पढ़ेंगे। तो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, ये है मानव भूगोल जो है उसका विकास। तो मानव भूगोल का जो विकास है, इसको 3 भागों में बांट कर पढ़ेंगे, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास था, या मानव का जो विकास था अत्यंत धीमी गति से हुआ, जिसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि उस समय प्राचीन काल में मनुष्य आदिम अवस्था में था। मनुष्य कैसी अवस्था में था? आदिम अवस्था में था। अशिक्षित था, ज्ञान सीमित था और समुद्री यात्रा को पाप मानते थे। और प्रकृति का जो प्रकोप था, प्रकृति की जो शक्तियाँ था, उसको देवता मानते थे। इसलिए समुद्री यात्रा को वो पाप मानते थे। इसलिए एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप के लोगों से नहीं जुड़ पाए और ज्ञान उसका क्या था? सीमित था, अशिक्षित अवस्था में था। इसीलिए मानव अपना विकास नहीं कर पाया। तो प्राचीन काल में मानव का जो विकास है अत्यंत धीमी गति से हुआ। मध्यकाल है, इसमें जैसे ही समुद्री यात्रा शुरू हो गई, नौ संचालन शुरू हो गया, एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप के लोगों से जुड़ने लगे, तो ज्ञान धीरे धीरे शिक्षित अवस्था में पहुँचने लगे। तो मानव भूगोल का जो विकास है वो थोड़ी और गति से होने लगा। और जो वर्तमान है आधुनिक काल, इसमें जो वर्तमान जो काल माना जाता है वो 18वीं शताब्दी के मध्य से माना जाता है। 18वीं शताब्दी से अब तक लेकर मानव भूगोल का काफ़ी विकास हुआ है। इसमें अलग अलग भागों बांट कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2-4 लाइन लिखेंगे एक बार मानव भूगोल के बारे में कि मानव भूगोल का विकास। तो इसमें हेडिंग डालेंगे मानव भूगोल का विकास। मानव भूगोल का विकास, तो इसमें लिखेंगे मानव भूगोल का विकास में मानव भूगोल का विकास में लिखेंगे जब से पृथ्वी के ऊपर मानव का आगमन हुआ है या उद्भव हुआ है। जब से पृथ्वी पर मानव का आगमन हुआ है, तब से लेकर अब तक मनुष्य प्रकृति के साथ समायोजन करता हुआ, निरंतर विकास करता गया, अतः हम मानव भूगोल के विकास को
समझने के लिए, अतः हम मानव भूगोल के विकास को समझने के लिए, अतः हम मानव भूगोल के विकास को समझने के लिए मुख्यतः तीन कालों में विभाजित किया है। मुख्यतः 3 कालों में विभाजित किया है, जो निम्न है। नंबर 1 प्राचीन काल, नंबर 2 मध्यकाल और नंबर 3 आधुनिक काल। तो मानव भूगोल के विकास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने कालों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से में? प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इनको लिख लो एक बार। सीधा सा प्रश्न आता है कि मानव भूगोल के विकास को कितने भागों में बांटा गया है, या कितने कालों में या कितने युग में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब अपन एक एक का अध्ययन करते हैं। प्राचीन काल क्या है? तो एडिंग डालेंगे प्राचीन काल। प्राचीन काल, प्राचीन काल। तो प्राचीन काल को समझते हैं। प्राचीन काल है, ये आदिम अवस्था है। ये आदिम, उस समय मनुष्य था, अशिक्षित अवस्था में था, ज्ञान बहुत सीमित था, नौ संचालन नहीं था, परिवहन की सुविधा नहीं थी, चिकित्सा व्यवस्था की सुविधा नहीं थी, ज्ञान बहुत ही सीमित था, इसलिए मानव अपना विकास नहीं कर पाया। तो इसमें लिखेंगे प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास अत्यंत धीमी गति से हुआ। प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास अत्यंत धीमी गति से हुआ, क्योंकि प्राचीन काल में मानव आदिम अवस्था में था। मानव आदिम अवस्था में था। प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास अत्यंत धीमी गति से हुआ, क्योंकि मानव आदिम अवस्था में था, ज्ञान सीमित था, ज्ञान सीमित था, ज्ञान असीमित था, अशिक्षित था, मानव अशिक्षित था, मानव एक दूसरे से अपरिचित था, मानव एक दूसरे से अपरिचित था, मानव एक दूसरे से अपरिचित था। इसी स्थिति के कारण मानव अपना विकास नहीं कर पाया। इसी स्थिति के कारण मानव अपना विकास नहीं कर पाया। इसी स्थिति के कारण मानव अपना विकास नहीं कर पाया। मानव अपना विकास नहीं कर पाया। आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। प्राचीन काल में मानव प्रकृति के प्रकोप से डरता था। प्रकृति के प्रकोप से डरता था। प्रकृति के प्रकोप से डरता था। समुद्री यात्रा को पाप मानता 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 था तथा
वेदों में तथा वेदों में अग्नि सूर्य, वेदों में अग्नि सूर्य वर्षा जल, वेदों में अग्नि सूर्य वर्षा जल आदि को देवता मानकर पूजा अर्चना करते थे, आदि को देवता मानकर पूजा अर्चना करते थे, अर्थात प्रकृति से डरते थे, अर्थात प्रकृति के प्रकोप से डरते थे, अर्थात प्रकृति के प्रकोप से डरते थे, जिसके कारण मानव विकास नहीं कर पाया, जिसके कारण मानव विकास नहीं कर पाया। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास अत्यंत धीमी गति से हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में मानव भूगोल का विकास अत्यंत धीमी गति से हुआ, अत्यंत धीमी गति से हुआ। नोट लगा के लिखो, प्राचीन सभ्यताओं के नाम। प्राचीन सभ्यताओं के नाम। प्राचीन सभ्यताओं के नाम: भारत, चीन, मिस्र, रोम। भारत, चीन, मिस्र, रोम, यूनान, यूनान आदि प्राचीन सभ्यताएं हैं, आदि प्राचीन सभ्यताएं हैं, आदि प्राचीन सभ्यताएं हैं। सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है कि प्राचीन कोई 4 प्राचीन सभ्यताओं के नाम लिखिए, तो भारत, चीन, मिस्र, रोम, यूनान, ये क्या है? प्राचीन सभ्यताएं। दूसरा जो है मध्यकाल, दूसरा जो है मध्यकाल। मध्यकाल। तो मध्यकाल में क्या होता है? जैसे ही समुद्री यात्रा शुरू हो जाती है, नौ संचालन, समुद्री यात्रा शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे प्रकृति का प्रकोप था वो दूर होने लगता है। एक महाद्वीप के लोग हैं दूसरे महाद्वीप के लोगों से परिचित होने लगे, ज्ञान का विस्तार होने लगा और प्रकृति का जो प्रकोप था, एक डर था मनुष्य में, वो डर धीरे धीरे क्या हो गया? समाप्त हो गया। और एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप के लोगों से जाकर मिलने लगे, उनका संपर्क बढ़ने लगा, संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा, व्यापार की स्थिति पैदा होगी। तो ऐसी स्थिति में जाकर नए नए अन्वेषण होने लगे, नए नए खोज होने लगे। तो ऐसी स्थिति में जाकर मानव भूगोल का विकास है एक तीव्र गति से होने लगा। तो मानव भूगोल का जो विकास है एक तीव्र गति से होने लगा। तो लिखिए मध्यकाल में लिखेंगे मध्यकाल, एडें डालो मध्यकाल। इस काल में जैसे ही इस काल में जैसे ही नौ संचालन या समुद्री यात्रा, नौ संचालन या समुद्री यात्रा प्रारंभ हुई, इस काल में जैसे ही नौ संचालन या समुद्री यात्रा प्रारंभ हुई, समुद्री यात्रा प्रारंभ हुई तो मानव के ज्ञान में विस्तार होने लगा,
मानव के ज्ञान में विस्तार होने लगा। मानव के ज्ञान में विस्तार होने लगा। नए नए खोज नए नए खोज नई नई खोज नई खोज होने लगी। एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप के लोगों के संपर्क में आने लगे। एक महाद्वीप के लोग दूसरे महाद्वीप के लोगों के संपर्क में आने लगे। तो व्यापार प्रारंभ हो गया। और व्यापार प्रारंभ हो गया। व्यापार प्रारंभ हो गया। व्यापार प्रारंभ हो गया। तो मानव भूगोल का विकास तीव्र गति से होने लगा। और मानव भूगोल का विकास तीव्र गति से होने लगा। और मानव भूगोल का विकास तीव्र गति से होने लगा। तीसरा जो काल है आधुनिक काल। आधुनिक काल। इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ता इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रेटजेल, फ्रोवेल, रिchthofen, इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ताओं हम्बोल्ट, रेटजेल, फ्रोवेल, रिchthofen, रीटर, आदि भूगोलवेत्ताओं ने की। इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रेटजेल, फ्रोवेल, रिchthofen, रीटर आदि भूगोलवेत्ताओं ने की। इस काल में सबसे ज़्यादा मानव भूगोल का विकास फ्रांस में हुआ। इस काल में सबसे ज़्यादा मानव भूगोल का विकास फ्रांस में हुआ। सबसे ज़्यादा मानव भूगोल का विकास फ्रांस में हुआ। फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डी लाब्लास, फेब्रे डिमांजिया, विडाल डी लाब्लास,
फेब्रे डिमांजिया, जीन ब्रुन्स, आदि भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। आदि भूगोलवेताओं ने मानव भूगोल पर कई ग्रंथ लिखे। तो प्रश्न सीधा आता है कि सबसे ज़्यादा मानव भूगोल का विकास किस देश में हुआ? तो फ्रांस में। और फ्रांस में विडाल डी लाप्लास है, फेब्रे है, डिमांजिया है, जीन ब्रुन्स है। इसने अनेक क्या लिखी? पुस्तक या मानव भूगोल पर ग्रंथ लिखे। इसके बाद में आगे लिखो, इसके बाद में मानव भूगोल के विकास में अमेरिकन व ब्रिटिश भूगोलवेताओं का भी विशेष योगदान रहा। अमेरिकन व ब्रिटिश भूगोलवेताओं का भी विशेष योगदान रहा। अमेरिकन व ब्रिटिश भूगोलवेताओं का भी विशेष योगदान रहा। अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर, कुमारी सैंपल, हंटिंगटन, क्रॉल सावर, अमेरिकन भूगोलवेता ग्रिफिथ टेलर, कुमारी सैंपल, हंटिंगटन और क्रॉल सावर तथा ब्रिटिश भूगोलवेता मैकेंडर, हर्बर्सन, रॉक्सबी, ब्रिटिश भूगोलवेता मैकेंडर, हर्बर्सन और रॉक्सबी का भी मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान रहा। मैकेंडर, हर्बर्सन व रॉक्सबी का भी मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान रहा। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। इसी काल में निश्चयवाद, असंभववाद व नवनिश्चयवाद विचारधाराओं का उदय हुआ। इसी काल में निश्चयवाद, संभववाद व नवनिश्चयवाद विचारधाराओं का उदय हुआ।
इसी काल में निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद विचारधारा का उदय हुआ। पैराग्राफ चेंज करके लिखे, पैराग्राफ चेंज करके लिखे। पैराग्राफ चेंज करके लिखे। 1930 के दशक में 1930 के दशक में मानव भूगोल को दो भागों में बांटा गया। 1930 के दशक में मानव भूगोल को दो भागों में बांटा गया, आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। उन्नीस सौ 70 के दशक में मानव भूगोल कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, आर्थिक भूगोल और सांस्कृतिक भूगोल। नोट लगा के लिखिए। मानव भूगोल की उपशाखाएं। मानव भूगोल की उपशाखाएं। नंबर 1 लिखेंगे सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल। नंबर 2 राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल, आदिवासी भूगोल, आदिवासी भूगोल। तो सीधा सा प्रश्न पूछता है कि मानव भूगोल की कोई 4 उपशाखाओं के नाम बताइए। तो पता है पहला पार्ट मात्र 2 ही अंक का है, तो इसमें छोटा प्रश्न पूछा जाएगा, बिल्कुल व्याख्या नहीं पूछी जाएगी किसी प्रश्न की। तो मानव भूगोल की उपशाखा सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, आदिवासी भूगोल। इनको लिख लो। मानव भूगोल की उपशाखा सामाजिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल और आदिवासी भूगोल। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। पैराग्राफ चेंज करके लिखो। उन्नीस सौ 70 के दशक में मात्रात्मक 1970 के दशक में मात्रात्मक आक्रांति की असंतुष्टि के कारण
मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि के कारण 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति की असंतुष्टि के कारण तीन नई विचारधाराओं का उदय हुआ। तीन नई विचारधाराओं का उदय हुआ। नंबर 1, मानव कल्याणपरक विचारधारा। मानव कल्याणपरक विचारधारा। मानव कल्याणपरक विचारधारा। नंबर 2, आमूलवाद विचारधारा। आमूलवाद विचारधारा। नंबर 3, आचारपरक विचारधारा। आचारपरक विचारधारा। तो 1970 के दशक में मात्रात्मक क्रांति के असंतुष्टि के कारण तीन विचारधाराओं का उदय हुआ। मानव कल्याणपरक विचारधारा, आमूलवाद विचारधारा और आचारपरक विचारधारा। तो तीन विचारधाराओं का नाम लिखो। मानव कल्याणपरक विचारधारा, आमूलवाद विचारधारा, आचारपरक विचारधारा। अब इसमें नंबर फिर से एक डालेंगे, मानव कल्याणपरक विचारधारा क्या है। तो मानव कल्याणपरक विचारधारा जो है वो मानव के सामाजिक कल्याण के जो पक्ष हैं उन पर जोर देती है। मानव के कल्याण पर जोर देती है। मानव कल्याणपरक विचारधारा है वो मानव के सामाजिक कल्याण के पक्षों पर जोर देती है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि मूलभूत जो आवश्यकता जो भय चीज़ होगी उन पर जोर देती है। तो इसमें लिखेंगे मानव कल्याणपरक विचारधारा में ये विचारधारा मानव के सामाजिक कल्याण के पक्षों पर जोर देती है। मानव के सामाजिक कल्याण के पक्षों पर जोर देती है। मानव के सामाजिक कल्याण के पक्षों पर जोर देती है। इसमें मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, जैसे पक्ष शामिल हैं। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे पक्ष शामिल हैं। दूसरी विचारधारा है आमूलवाद विचारधारा। आमूलवाद विचारधारा है ये है जो मार्क्सवाद है उसके विचारों पर आधारित है। मार्क्सवाद के विचार पर आधारित है। ये विचारधारा आर्थिक असमानता, बंधन,
इनसे मुक्त करने के लिए है। तो इसमें लेंगे आमूलवाद विचारधारा। यह विचारधारा मार्क्सवाद के सिद्धांत पर आधारित है। यह विचारधारा मार्क्सवाद के सिद्धांत पर आधारित है। मार्क्सवाद के सिद्धांतों पर आधारित है। यह है निर्धनता के कारण, निर्धनता के कारण बंधन व सामाजिक असमानता को दूर करने पर जोर देती है। सामाजिक असमानता को, निर्धनता के कारण बंधन व सामाजिक असमानता को दूर करने, सामाजिक असमानता को दूर करने पर बल देती है। सामाजिक असमानता को दूर करने पर बल देती है। तो ये मार्क्सवाद के सिद्धांत पर आधारित है। ये मुख्यतः निर्धनता के कारण बंधन, सामाजिक असमानता को दूर करने पर बल देती है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आमूलवाद विचारधारा है, ये मार्क्सवाद के विचारों या सिद्धांतों पर आधारित है। यह मुख्यतः निर्धनता के कारण बंधन, सामाजिक असमानता को दूर करने पर बल देती है। इसके बाद में जो तीसरी आपकी जो विचारधारा है, आचारपरक विचारधारा। आचारपरक विचारधारा, आचारपरक विचारधारा, आचारपरक विचारधारा। आचारपरक जो विचारधारा है ये स्पष्ट करती है कि मानव को केवल अपना विकास करते समय आर्थिक लाभ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक वातावरण का भी ध्यान रखना चाहिए। प्राकृतिक वातावरण में भी समायोजन करना चाहिए। प्रकृति जो है उसके अनुसार, अनुकूलता के अनुसार मानव को विकास करना चाहिए। तो इसमें लिख लो, सीधी सी बात है। इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार, इस विचारधारा के अनुसार मानव को केवल अपने आर्थिक कल्याण पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। मानव को केवल अपने आर्थिक कल्याण पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। आर्थिक कल्याण पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए। आर्थिक कल्याण पर ही ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि प्राकृतिक वातावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। बल्कि प्राकृतिक वातावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। बल्कि प्राकृतिक वातावरण को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये अपना जो पहला लेसन है 2 अंक का आएगा, ये कंप्लीट है। इसमें अपन ने मोटे तौर पर मानव भूगोल की परिभाषा पढ़ी, मानव भूगोल की 3 विचारधारा पढ़ी, मानव भूगोल की प्रकृति पढ़ी, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और मानव भूगोल का विकास। मैं कहने का मतलब मेरा ये है कि इस चैप्टर से मात्र 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, और वो भी 1-1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो कहने का मतलब आपका जो उत्तर होगा वो 1 शब्द में भी हो सकता है, और अधिकतम जो है 20 शब्दों में हो सकता है। 1 शब्द में उत्तर हो सकता है और 20 शब्द में। जैसे 1 शब्द में कैसे हो सकता है कि जैसे रेडजेल की पुस्तक का नाम बताओ, नवनिश्चयवाद विचारधारा किसने दी, निश्चयवाद विचारधारा किसने दी, मानव भूगोल के 4 उपक्षेत्र बताइए। तो ऐसा एक, और फिर 20 शब्दों में जो उत्तर होगा वो निश्चयवाद क्या है, नवनिश्चयवाद क्या है, या किसी भूगोलवेत्ता के अनुसार परिभाषा पूछ लेगा आपको। तो इसको आप इस ऑब्जेक्ट टाइम पढ़ेंगे इसको पूरा। और ये आपका पहला लेसन जो है ये 2 अंक का है। ये है मानव भूगोल के प्रकृति विषय क्षेत्र, ये कंप्लीट है। अगला वीडियो डालेंगे अपन विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। मुझे पता है कि ये चैप्टर थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा है, अब दोबारा रिवीजन में आपको ली गई, आप दोबारा इनको पढ़ेंगे अपन तो आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे अपने जो सिलेबस का सबसे टफ जो सबसे हार्ड या टफ टॉपिक अपना माने तो यही था। इसके बाद अगला जो चैप्टर वीडियो जो बनाएंगे वो विश्व की जनजातियाँ, तो वो पढ़ेंगे अगला विश्व की जनजातियाँ। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।